नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यूके निराला आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इसका जो प्रश्न है पाठ आधारित प्रश्न अर्थात पाठ के बीच बीच में दिए गए प्रश्न और जो अभ्यास का प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसमें पाठ के अंतर्गत 14 प्रश्न हैं और पाठ के बाद जो अभ्यास आता है अभ्यास में ऑब्जेक्टिव लगाकर 12 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। अतः आप एक कॉपी कलम लेकर बैठे और इन सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 करके समझे और उन्हें लिख ले और ये जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रत्यावर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो अपने आप होती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे पलक झपकना, आग से बचाव के लिए हाथ का पीछे आना। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। इसे हम जब चाहे कर सकते हैं और नहीं करना मन हो तो नहीं कर सकते हैं। परंतु ये जो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है ये अपने आप होती है, हम न चाहते हुए भी कर लेते हैं। जैसे अगर टीचर डंडे से पीट रहे हैं तो विद्यार्थी का हाथ ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे होने लगता है। यह क्या है? यह दर्शाता है प्रत्यावर्ती क्रिया को। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिका तंत्र के मध्य बीच में वाला विद्युत आवेग, यहाँ आवेग होगा, कुछ रासायनिक पदार्थों का विमोचन कर लेता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और यह पदार्थों को पार कराते हैं और इसे कोशिका में समान रूप से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और यह आगे भी बढ़ता है। अर्थात ये जो सिनेप्स है यह विद्युत आवेग को उत्पन्न करने में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के लिए की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वह है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क वह भाग होता है जो मनुष्य के शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है, अर्थात हमारी स्थिति को बनाए रखती है और हमारे शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को भी कायम रखती है। प्रश्न 4। हम एक अगरबत्ती का गंध पता कैसे लगा लेते हैं? उत्तर। हमारे मस्तिष्क में घ्राण केंद्र होते हैं जो गंध संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करता है और उसके बाद उस केंद्र के एक अन्य भाग में सूचनाओं का विश्लेषण होता है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचनाओं से इस गंध से मिलान किया जाता है और पहले से एकत्रित अगरबत्ती की सूचना की गंध की सूचना मिलने पर गंध का पता चल जाता है। अर्थात हमारे जो मस्तिष्क में घ्राण केंद्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पहले से एकत्रित रखते हैं और जब इस प्रकार की दूसरा कोई घटना घटित होती है अर्थात दूसरा प्रकार का जो गंध आता है तो अगर उस जो गंध है पहले द्वारा संरक्षित किए गंध से मिलान होता है तो हम उसको समझ पाते हैं और अगर नहीं आता है तो हम लोग एक नए गंध के रूप में इसे संरक्षित कर लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम कोई अगरबत्ती अगर जल रहा है तो उसकी जो खुशबू आ रही है अगर उसका खुशबू हम लोग पहले कभी सूंघे होंगे या जानते होंगे तो हम बता देते हैं तुरंत कि हाँ यह उस अगरबत्ती का है। परंतु अगर उस अगरबत्ती का हम कभी जाने ही नहीं है तो यह बताना मुश्किल हो जाता है और एक नए प्रकार का जानकारी हमारे घ्राण केंद्र में संरक्षित हो जाता है। प्रश्न 5। प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो प्रत्यावर्ती क्रिया में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं को एकत्रित करता है एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। देखिए जितने भी मानसिक कार्य हो उन सब का विश्लेषण करने का काम मस्तिष्क ही करता है। मानव मस्तिष्क क्या करता है, जो मेरुरज्जु से जो सूचनाएं होती है उसे प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद उसका विश्लेषण करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए भी विद्युत आवेग सिग्नल के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक भेजता है। प्रश्न 6। पादप हार्मोन क्या है? वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिसका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों में होता है जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर क्रिया क्षेत्र में विचरण करता है, अर्थात यहाँ विचरण करता है, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करता है, पादप हार्मोन कहलाता है। यहाँ पे विसरण होगा, विसरण लिख लीजिए। वे मतलब क्या?
पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के विभिन्न भाग में होता है और अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर क्रिया क्षेत्र में विचरण करता है। प्रश्न 7, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति तथा प्रकाश की प्रारोह की गति से किस प्रकार से भिन्न है? मतलब छुई मुई पादप की जो गति है पत्तियों की और प्रकाश के ओर प्रारोह की गति है, किस प्रकार भिन्न है? छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, छुई मुई की पत्तियों की गति स्पर्श उद्दीपन के कारण होता है। इसमें पत्तियां मुरझा जाती है और इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है और यह अति शीघ्र होता है। ठीक इसके विपरीत प्रकाश की ओर प्रारोह की जो गति होती है वह प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है और यह धीरे धीरे होता है। देखिए, जैसे ही हम छुई मुई के पत्तियों को छूते हैं उसमें जल की मात्रा बदलती है और वह संकुचित हो जाता है अर्थात मुरझा जाती हैं। यह उसमें स्पर्श उद्दीपन के कारण हुआ है। परंतु जो पौधा है उसका जो शीर्ष भाग है, प्रारोह है, वह ऊपर की ओर बढ़ता है प्रकाश की ओर। यह प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाश की ओर बढ़ने के कारण होता है और यह धीरे धीरे होता है, जबकि छुई मुई वाला में केसेस में बहुत ही जल्दी हो जाता है। प्रश्न 8, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि करता है। तो वह है जिब्रेलिन। ऐसे बहुत सारे पादप हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन हैं जिनका अलग अलग कार्य है। प्रश्न, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन की किस प्रकार सहायता करती है? तो किसी भी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन नामक हार्मोन की भूमिका होती है। यह हार्मोन प्रतान के अग्रभाग में स्थित होता है तथा हमेशा जड़ की छाया की स्थिति में विस्तृत होता है और उस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रारोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जितने भी प्रारोह होते हैं अर्थात ऊपरी भाग होते हैं पौधा का, वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसका कारण यही है कि ऑक्सिन नामक जो हार्मोन है वह नीचे की ओर विस्तृत होता है और आगे की ओर निम्न साधारण होने के कारण वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। प्रश्न 10, जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए एक प्रयोग कीजिए। तो जलानुवर्तन किस प्रकार से होता है इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, शीशे का 2 नाद लेते हैं और दोनों नाद में 2/3 मिट्टी भर देते हैं, नाद ए और नाद बी, और इसमें समान प्रकार के नन्हे पौधे लगाते हैं। दोनों में समान रूप से सिंचाई करते हैं। नाद बी के मिट्टी का बर्तन, नाद बी में एक मिट्टी का बर्तन रख देते हैं जिसमें जल भरा हुआ है और उसे कुछ चीज़ से ढक देते हैं और फिर मिट्टी रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें जगह छोड़ देते हैं। और अब इन पौधों में पानी देना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब हम जड़ खोद कर निकालते हैं तो देखते हैं कि पौधे की जड़ों में एक अजब सी मुड़ने की दिशा देखने को मिलती है। जिस पात्र में मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ जल था वह जल की ओर, उसकी जड़ें जो है जल की ओर अग्रसर हुई है, जल की ओर बढ़ी है, जबकि जिसमें हम नीचे पानी नहीं रखे हुए थे उसमें समान रूप से जड़ का विकास होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम 2 नाद लेते हैं और दोनों नाद में मिट्टी भर देते हैं, दोनों नाद में एक समान पौधा लगाते हैं, उसमें फ़र्क क्या करते हैं कि जो नाद बी है उसमें नीचे जो है मिट्टी जहाँ रखते हैं उसके नीचे में एक मिट्टी का बर्तन में पानी रख देते हैं। तो हम देखते हैं क्या है कि जो पौधे की जड़ का जो विकास है नाद बी का, तो वो पानी की तरफ ही बढ़ा है, अर्थात वो पानी को ढूंढ लेता है और पानी की तरफ ही मुड़ कर जाता है। अर्थात जड़ जो है ना जलानुवर्तन को दर्शाता है, जड़ जल की ओर बढ़ता है। और जबकि जो प्रारोह है, जो फुनगी है, अर्थात जो पेड़ का सबसे ऊपरी भाग है, वह प्रकाशानुवर्तन के कारण प्रकाश की ओर बढ़ता है। जिधर प्रकाश आता है उधर की ओर ही बढ़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जड़ जलानुवर्तन को दर्शाता है और प्रारोह प्रकाशानुवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न 11, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और यह हार्मोन जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों तथा अंग तंत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं। मनुष्य में जो भी रासायनिक
और शारीरिक तथा यहाँ तक कि मानसिक क्रियाएं हैं सभी हार्मोन के द्वारा ही होता है। हार्मोन के स्राव से ही, हार्मोन के अधिक और कम स्राव या उचित स्राव से ही हमारा व्यवहार, हमारा गुस्सा, प्रेम, लंबाई, चौड़ाई, चेहरे की का गोरापन, ये सभी नियंत्रित होते हैं। अतः मनुष्य में जो रासायनिक समन्वय है वह मुख्यतः हार्मोन के द्वारा ही होता है। प्रश्न 12, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाली थायरोक्सिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी हो जाने से थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जो बाहर घेंघा के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार व्यक्ति घेंघा रोग से ग्रसित हो जाता है। अतः घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है? थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है उसका संश्लेषण सही ढंग से हो पाता है और घेंघा नामक रोग नहीं होता है। प्रश्न 13, जब एंड्रेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? जब एंड्रेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है और यह हृदय के गहरे रूप से प्रभावित करता है। हृदय की गति तेज हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति को बढ़ा देता है। मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन मिलने के कारण अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है और मनुष्य असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो जाता है। जब हम गुस्सा की प्रवृत्ति में होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं किसी पे, तो हमारे शरीर में एक एंड्रेलिन नामक हार्मोन का प्रवाह होता है, जो रुधिर के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और यह हमारे शरीर में ऊर्जा से संचारित कर देता है और हम ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। और इस प्रकार यह ऊर्जा हमें वैसे कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य बनाती है जो कार्य को हम नहीं करने योग्य हैं, अर्थात शारीरिक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए जब मारपीट होता है, जब बच्चे दो लड़ाई करते हैं तो वे एक दूसरे से काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और वो काफ़ी बल का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एंड्रेलिन हार्मोन का जो है पूरे शरीर में फैल चुका होता है। प्रश्न 14, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का संश्लेषण इंजेक्शन से क्यों की जाती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति में या किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, खासकर मधुमेह नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मधुमेह को रोकने के लिए ही, इसका इलाज करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की पूर्ति हेतु इंसुलिन की सुई दी जाती है। ये सब था पाठ पे आधारित प्रश्न, अर्थात पाठ के अंतर्गत वाले प्रश्न। अब है अभ्यास में जो प्रश्न है वो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें साइटोकाइनिन है। ऐसे ऑक्सिन और जिबरेलिन भी होता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। मानव मस्तिष्क उत्तरदायी है। मानव मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, अर्थात उपरोक्त इन सभी चीज़ों के लिए मानव मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ग्राही अर्थात तंत्रिका तंतु। ग्राही तंत्रिका तंतु का सबसे अग्र भाग होता है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजता है। वहां उन सूचनाओं का जांच पड़ताल होता है और उसी के अनुसार उचित आदेश के अनुसार आवेग का निर्माण होता है। उसके ग्राही अंगों की पेशियों और ज्ञानेंद्रियों में भेज दिया जाता है और उसी के अनुसार अनुक्रिया भी होती है। यदि ग्राही अंग उचित ढंग से कार्य न करे तो उचित सूचनाएं मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर हाथ जल रहा होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हाथ जल रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। प्रश्न 5, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। इसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं तंत्रिका तंतु के बारे में, उसे आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है?
उत्तर, पादप में प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के अनुक्रिया के कारण होता है। प्रकाश से दूर वाले प्रारूप क्षेत्र में ऑक्सीन नामक हार्मोन उच्च सांद्रण के कारण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है और पादप प्रारूप प्रकाश की ओर मुड़ता है और उसी ओर अपना वृद्धि करता है। इस प्रकार पादप में प्रकाशानुवर्तन दिखाई देता है अर्थात दृष्टिगोचर होता है। हम पहले ही बता चुके थे कि जड़ में जलानुवर्तन होता है और प्रारोह में प्रकाशानुवर्तन होता है अर्थात जड़ जल की ओर बढ़ता है और प्रारोह प्रकाश की ओर बढ़ता है। प्रश्न 7, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है? हमारे शरीर में ग्राही आवेग के माध्यम से सूचनाओं को न्यूरॉन से होते हुए मेरुरज्जु तक भेजी जाती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जैसे पलक झपकना, डर जाना, चौंक जाना इत्यादि सीधे मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसके द्वारा हम अनैच्छिक क्रिया करते हैं। यदि मेरुरज्जु आघात होगा तो ऐसी क्रिया में हम लोग नहीं कर पाएंगे और हमारे शरीर में कहीं पर कांटा चुभेगा तो हम उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। अतः यह जो मेरुरज्जु आघात है यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। प्रश्न 8, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है। पादप हार्मोन विभिन्न भागों से विस्तृत होकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है और वहां वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया देता है। अर्थात यह अति आवश्यक चीज़ है जो पौधों को जटिल से जटिल, विषम से विषम परिस्थितियों में भी रहने के लिए उत्तरदायी बनाता है। प्रश्न 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य कभी भी खतरे में पड़ सकता है और अपना मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो सकता है और अपना मानसिक और शारीरिक विकास भी खो सकता है, अर्थात उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी अनियंत्रित हो सकता है। अतः एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र का होना अति आवश्यक है। प्रश्न 10, अनैच्छिक क्रिया एवं प्रत्यावर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? प्रत्यावर्ती क्रिया किसी भी उद्दीपन के प्रभाव में होने वाले अनैच्छिक क्रिया होती है। यह मतलब क्या कि यह भी एक अनैच्छिक क्रिया ही होती है। इसका संचालन सामान्यतः मेरुरज्जु के तंत्रिका द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे पैर में कांटा चुभ जाना, पैर के नीचे बर्फ के आ जाने से अचानक झटका महसूस होना, पीछे की ओर खींच लेना, तेज आवाज़ सुनकर अचानक चौंक जाना, ये सब क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया कैसी क्रिया होती है? वैसी क्रिया होती है जिनमें हम न चाहकर हुए करते हैं, अर्थात जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी जैसे ठिठकना, पलक झपकना इत्यादि, ये प्रत्यावर्ती क्रिया भी है। अर्थात प्रत्यावर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया एक ही समान होती है, उसमें भी हम लोग न चाहते हुए करते हैं और इसे भी और न चाहते हुए करते हैं, परंतु अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क में सूचनाएं जाती है, जबकि प्रत्यावर्ती क्रिया प्रत्यावर्ती चाप द्वारा मेरुरज्जु से ही कंट्रोल कर लिए जाते हैं। प्रश्न 11, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना एक व्यतिरिक्त कीजिए। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न ग्राहियों से होकर सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क में को भेजता है और मस्तिष्क उसके प्रति प्रतिक्रिया को तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से अन्य भागों में भेजता है। हार्मोन एक भाग से उत्पन्न होता है और दूसरे भाग में स्थित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए गति करता है। प्रश्न 11, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? छुई मुई में गति एक स्पर्श गति का उदाहरण है। स्पर्श करने से छुई मुई की पत्तियों में हार्मोन का स्राव होता है, जिससे जल की मात्रा निर्धारित होती है, जिसके कारण छुई मुई की पत्तियों में संकुचन होने लगता है। जबकि हमारे टांग में होने वाली गति एक पेशीय गति का उदाहरण है और इसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। तो इस प्रकार इस सभी प्रश्नों का जवाब हो चुका है। अगर आप किसी प्रकार का सुझाव व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अगर नए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो क्लास 10th के सभी विषयों के टॉपिक पर होगा। धीरे धीरे वन बाई वन करके 10th के सभी विषयों पर हम लोग टच करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।